आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अपने सभी सुनने वालों के हम तमाम सवालों को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, जो कोरोना और उससे जुड़ी हुई खबरों को जानना चाहते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं को, नवीन जी आपको। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर सैनी, कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। हालांकि टीकाकरण को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, समाचार पत्रों में आ रहा है, टीवी चैनल्स बता रहे हैं, फिर भी लोगों के मन में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो अग्रिम पंक्ति के जिन व्यक्तियों को ये टीकाकरण दिया जाएगा, ये टीका लगाया जाएगा, तो उन्हें अपने आप को किस तरह से तैयार करना होगा? डॉक्टर सैनी। सबसे पहले तो ये मैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको सलाम, क्योंकि ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक प्राइड का विषय है कि भारत में बना हुआ वैक्सीन हमारे देश के लोगों को लगेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में हम लोग पूरे भारतवर्ष को कवर करने वाले हैं अगले 6-7 महीनों के अंदर। जो सबसे पहले जो हमारे जिनको लगेगा वो है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। उस फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में आते हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस वर्कर्स हैं। उनको जो भी 18 साल से उम्र से बड़ा है उनको लगेगा। प्रेगनेंसी एंड जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन हेल्थ केयर वर्कर्स में, उनको अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पे अभी कोई हमारी जांच, अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उन पे नहीं हो पाए, तो इसलिए अभी उनको छोड़ा जाएगा। और जिन किसी को भी हेल्थ केयर वर्कर्स में भी या किसी आम जनता के लिए भी ये जरूरी है कि किसी को भी यदि एनाफाइलैक्सिस जैसा किसी भी बीमारी के किसी भी दवाई खाने से या किसी को रिएक्शन होता है जबरदस्त, तो उनको बताना है ताकि उनको भी छोड़ा जाएगा। और जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिनको जैसे कि कोई दवाइयां खा रहे हैं जिससे कि ब्लीडिंग बढ़ जाती है, या उनके खून जिनको आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उनको भी ध्यान रखना होगा। वो अवश्य अपनी दवाई जो खा रहे हैं वो जरूर बताएं ताकि उनका और ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाकी सभी लोगों में ये अभी तक पाया गया है कि कोविशील्ड लगे या कोवैक्सीन लगे, उन सबके लिए ये सेफ वैक्सीन है। जी डॉक्टर, सरकार ने देश में 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा टीका लगाया जाएगा, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? देखिए, अभी जो भारत सरकार ने बताया है कि अभी आए हैं कोविशील्ड है, लेकिन किसी भी वक्त में कोवैक्सीन को भी लगाया जा सकता है। और इसमें हमें एज हेल्थ केयर वर्कर या कोई भी जिसको लगाया जाएगा इस बात को मत सोचे, क्योंकि ये सरकार ने अपनी तरफ से लगा रहे हैं और दोनों ही वैक्सीन जैसा आंकड़े बता रहे हैं इफेक्टिव है। और आप किसी की बातों की तरफ मत ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में प्रोग्राम में भी बताया कि लोगों के मनों में भ्रम पैदा हो रहा है। कुछ सामाजिक तत्व इसमें शोर मचा रहे हैं कि ये शायद ठीक है कि नहीं है, लेकिन हमें आज की तारीख में जो भी साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स कह रहे हैं, उसकी बात को मानना होगा। और इसमें सबसे बड़ी आप देखिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स है जो सबसे पहले इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं यदि हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे पहले लगवाने जा रहे हैं तो किस आशा के साथ और किस विश्वास के साथ वो जा रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप लोग लगवाइए, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों ने इसको मंजूरी दी है
ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मंजूरी दी है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि जो साइंटिस्ट कहेंगे वही हम करेंगे। तो जब साइंटिस्ट हमारे इस बात को दे रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, तो सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। यदि आप बात को सुनना है तो सिर्फ या तो जो सरकारी तत्वों से बात आ रही हो या साइंटिस्ट या आपके डॉक्टर्स ने आपको बोला हो, उसी की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी किसी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये भारत के लिए एक प्राइड का विषय है और हम एक कदम रखने जा रहे हैं जिसमें कि हम शायद कोविड-19 से अगले 2-3 महीनों में ही शायद हम छुटकारा पा पाए। जी डॉक्टर, कहा जा रहा है कि बच्चों को ये टीका नहीं लगेगा। किस उम्र तक के बच्चों को ये टीका नहीं लगेगा? देखिए, जो अभी तक सरकार ने निर्णय लिया है और जो साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, अभी जो भी हमने इनके ऊपर निरीक्षण किया है वैक्सीनेशन पे, वो 18 साल के ऊपर के लोगों को किया है। तो 18 साल से नीचे के अभी लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। और अभी देखा भी गया है कि 18 साल से जो उम्र के और बच्चे लोगों में खास तौर पे कोविड जिनको बीमारी हुई भी है तो उनको इतनी सिवियरिटी से नहीं हुई। तो पहला हमारा मकसद ये है कि जितना भी वैक्सीनेशन लगे उन लोगों को लगे जो पीड़ित होने की जिनकी सबसे ज्यादा आशंका है, या जिनको पीड़ित हो जाएंगे तो उनमें मॉर्बिडिटी यानी कि उनमें सिवियरिटी आने की ज्यादा आशंका है, उनको सबसे पहले लगाया जाए। तो ऐसे में अभी बच्चे को देखा गया है कि ऐसे बच्चों में इतनी सिवियरिटी से नहीं आता। जी डॉक्टर, वैक्सीनेशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? कुछ खास बातें हैं जिन्हें हमें विशेष ध्यान रखना होगा? आई थिंक ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है और इंजेक्टेबल वैक्सीन है। तो इसमें कोई खास बात को ध्यान नहीं रखना, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको यदि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या आपको कोई एनाफाइलैक्टिक शॉक वाली कोई किसी बीमारी, किसी भी दवाई से आपको पहले ऐसा हो चुका है, या आप कहीं बाहर से कहीं से पहला वैक्सीन लेके आ चुके हो और आपको बड़े सारे सीवियर रिएक्शन होते, तभी हम इसको वैक्सीनेशन को ध्यान रखना है। अदरवाइज जब आपका टर्न आए, जब आपके पास एसएमएस आए, आप आइए अपना वैक्सीनेशन लगवाइए। लेकिन जैसे कि बताया भी जाएगा आपको और हम भी बता रहे हैं कि उसके बाद आपको वेट करना है लगाने के बाद कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। 30 मिनट तक आप उसी जगह पर, आपके लिए जगह बनी होगी जहां पर आप उसका वेट करेंगे, और आपको यदि कुछ भी रिएक्शन हो तो वहां पर आप उनको बताइए ताकि आपका ध्यान रखा जा सके। और वही जैसे कि एज है, 18 साल से ऊपर की उम्र होंगे, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल को हम नहीं लगाएंगे। बस इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली हैं और बाकी सब आई थिंक अच्छा वैक्सीन है और हम सब इस बीमारी से छुटकारा पा पाएंगे, इस बीमारी से। जी डॉक्टर, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उससे पहले कहा जाता है कि आपको फास्टिंग करना है, इतने से इतने वक्त तक खाना नहीं खाना है, आपको ये दवाई नहीं लेनी है। क्या जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे या वैक्सीन के लिए जाएंगे, अगर कोई ब्लड शुगर का पेशेंट है या कोई मधुमेह का है या कोई बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जो अपनी दवाइयां रेगुलर लेता है, तो क्या वो दवाइयां वो लेता रहे वैक्सीनेशन से पहले, या उसको दवाई एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ऐसे में जो भी आप दवाई खा रहे हैं वो प्लीज अपनी दवाई खाइए। इसमें ना कोई ऐसा है कि आपको खाली पेट आना है या भरे पेट आना है। जैसे आप आ रहे हैं, जैसे आप अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे ही जाना है। आप अपनी दवाई पूरी खाइए जिस वक्त आपको दवाई खानी है, इसके साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं है तो आप अपनी दवाई खाकर आए। खाली पेट आने की जरूरत नहीं है, रादर मैं कहूँगा कुछ खा के ही आए ताकि आप पता लगा यदि वहां पर देर लगी तो आपको आपकी ब्लड शुगर कम हो जाए। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी दवाई और जो भी अपना नाश्ता या आपके पास जो भी टाइम आपके पास आता है, क्योंकि ये अभी हम नहीं कह सकते कि आपको कितने बजे लगेगा जी, तो वो आपके पास एसएमएस आएगा। जब आपके टाइम का आपको पता लगे उसके हिसाब से आइए, लेकिन इसमें कोई परहेज करने की खास जरूरत नहीं है। इस बीच हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, महेश शर्मा बड़ौत से। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या सवाल है महेश जी आपका? मैं सवाल है जी, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, जब हम वैक्सीन के लिए जाएंगे जी तो खाली पेट जाना है या कुछ खा पी कर जाना है, और क्या क्या सावधानी रखेंगे उसके बाद? डॉक्टर साहब, इन्होंने शायद थोड़ा देर से इस कार्यक्रम को ट्यून किया है, आप एक बार फिर बता दीजिए। महेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसका आंसर पहले हम देख चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से बाकी श्रोताओं के लिए और आपके लिए भी
इसमें मैं कहूंगा कोई खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। रादर आपको हो सकता है वेट करना पड़े तो आप अपना जो भी भोजन उस वक्त का जिस समय आपका नंबर आता है जो खाते हैं बिल्कुल खा पी के जाइए। जो आप दवाई खाते हैं अपनी दवाई को खाकर जाइए, कोई ऐसा परहेज करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया उसके बाद आपको 30 मिनट तक बिठाया जाएगा वहां पर। प्लीज अपने को वहां पर जल्दी मत करिएगा। जब आपको वैक्सीनेशन लग गया तब उसके बाद वहां पर बैठिएगा और वहां पर यदि आपको कोई भी इस तरह का होता है कि आपको चक्कर आते हैं, आपको लगता है कि आपको उल्टी आ रही है, तो आप फौरन वहां पर जो भी हेल्थ केयर वर्कर होगा उसको बताएं और आपका उसका ध्यान रखा जाएगा। और वैसे हम बता दें जो भी हमने वैक्सीनेशन में देखा गया अभी तक आंकड़े आए हैं, जो भी फेज 1 फेज 2 की स्टडीज हुई हैं उसके मुताबिक देखा गया कि बहुत कम लोगों को ये कुछ होता है। और यदि होता भी है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है, वो किसी भी वैक्सीनेशन में हो सकता है, तो प्लीज घबराइए मत। और यदि आपको हो भी जाए तो इस बात को बहुत वहीं के हेल्थ वर्कर को बताइए, लेकिन बहुत ज्यादा उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गलत मैसेज कई बार चला जाता है जिसका की शायद जरूरत नहीं है। आइए अब जयपुर चलते हैं, जहां से रामू यादव अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ साहब, जय सिया राम डॉक्टर साहब जी। नमस्कार। रामू जी जय सिया राम। क्या सवाल है आपका रामू जी? ऐसा है साहब, जैसे हमने कभी सुई नहीं लगवाई है जी, और हम दवाई खाए हैं और हमारी उम्र 83 साल की है और हम जयपुर से ही बोल रहे हैं वैसे तो। जी कहिए। तो साहब हमारे को ये दवाई टीका लगेगा तो क्या ये टीका सुई जैसा है या दवाई पीने जैसा है, ये हमें बताइए तो नेत्रहीन है। जी, डॉक्टर जानना चाहते हैं कि ये इंजेक्शन है या कोई लिक्विड डोज है जो इनको दी जाएगी? रामू जी, जो अभी हमारे पास वैक्सीनेशन है उसमें एक इंजेक्शन लगेगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, वो आप 83 साल की उम्र के हैं। आपको याद होगा बहुत पुराने समय में जब होता था जब भी कोई हम सुई लगाते थे तो वो शायद वो सुई पता नहीं कितने लोगों को लगती थी। हम उसको बार बार उसको गर्म पानी में करते थे या ऑटोक्लेव करते थे, वही सुई बार बार लगती थी तो बहुत दर्द होता था। आजकल जो सुइयां आती हैं वो एक व्यक्ति को एक बार लगती है और वो फेंक दी जाती है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो बहुत ही कम दर्द होता है, शायद ना के बराबर। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको सुई लगी। तो प्लीज घबराइएगा नहीं कि सुई है। आपने 83 साल की उम्र में कोई सुई नहीं लगवाई, लेकिन कभी ना कभी आपने दवाइयां खाई हैं। पहली बार जरूर खाई होगी, पहली बारी दवाई, और फिर आप खाते चले गए। इसी तरीके से सुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उस सुई से आपको बहुत बहुत कम दर्द होगा, जिसको आप शायद याद भी नहीं करेंगे कि मेरे को दर्द भी हुआ था। थैंक यू डॉक्टर। और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त का सवाल लेते हैं। ब्रह्मदत्त जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार। क्या सवाल है आपका? सर जी प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी ब्रह्मदत्त जी। सर जी हम ना दो छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। एक तो सर जी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए ना जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। तो सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द जीनोम सीक्वेंसिंग इन द रेफरेंस ऑफ कोविड-19 एंड सेकंड इज सर जो यूनानी मेडिसिन ले रहे हैं क्या वो भी टीका लगवा सकते हैं? धन्यवाद जी। डॉक्टर, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में ये जानना चाहते हैं आपसे बेसिकली। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जो अभी हम टेस्ट करते हैं वो उसको हम बोलते हैं RT-PCR टेस्ट जी। इस RT-PCR टेस्ट में हमें ये मालूम चलता है कि ये कोविड वायरस है कि नहीं है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि अभी जैसे यूके में कोई डिफरेंट स्ट्रेन है, भारत में एक नया स्ट्रेन आया यूके में, या नाइजीरिया में एक नया स्ट्रेन आया, या साउथ अफ्रीका में नया स्ट्रेन आया, हम उसका RT-PCR टेस्ट के द्वारा पता तो लगा पा रहे हैं, लेकिन ये कि ये यूके वाला स्ट्रेन है या ये इंडिया वाला स्ट्रेन है या नाइजीरिया वाला स्ट्रेन है, वो हम उन टेस्टों से पता नहीं लगा सकते। तो उन टेस्टों के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, जिसमें कि हम उस वायरस के पूरे आकार का पता लगाते हैं और वो देखते हैं कि किस जगह पर वहां पर प्रॉब्लम, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, किस जगह पे वहां पे बदलाव आया है उसके जीनोम में। तो यानी कि उसके पूरे आकार को पता लगाने को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, और वो सभी जगह संभव नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट की जो कुछ 1-2 लैब्स हैं वहीं हो पाता है। शायद इंडिया में 10-15 लैब्स हैं और उसको भी बढ़ाया जा रहा है ताकि हम जीनोम सीक्वेंसिंग और कर पाएं। बट आम जनता के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की या आम टेस्टों के लिए RT-PCR ही काफी है।
कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आप कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा सुन रहे हैं। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है कोरोना या फिर वैक्सीन को लेकर, आप हमसे पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर साहब, इन्होंने ये पूछा था कि अगर ये कोई यूनानी दवाई ले रहे हैं तो क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, जहां तक जो भी यूनानी मेडिसिन ले रहे हैं, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट एज सच मोर और लेस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैक्सीनेशन ले सकते। जी, आइए अब सीधे जम्मू का रुख करते हैं, जहां से अशोक गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम जी। क्या सवाल है? फॉर वेरी बेटर प्रोग्राम। जी, शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि ये जो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं तो इससे कितनी देर तक हमारे हाथ सेफ रहते हैं फ्रॉम दिस वायरस? जी। और सेकंड ये है कि जब वैक्सीन हो जाएगी तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आधे घंटे के अंदर कोई चीज खाने पीने वाली चीज फ्रूट वगैरह ले सकते हैं कि नहीं? जी, डॉक्टर साहब, इनके दोनों ही सवाल बहुत ही बढ़िया हैं। जानना चाहते हैं कि सैनिटाइजर से कितनी देर तक ये सुरक्षित रह सकते हैं इनके हाथ, और दूसरा सवाल कि अगर इन्हें वैक्सीन की डोज मिल गई है, आधे घंटे के बीच में कुछ खा सकते हैं क्या? देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपने किया सैनिटाइजर का, देखिए जितने सैनिटाइजर्स होते हैं जो हम लेते हैं ज्यादातर ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, तो जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल इफेक्ट। जी। इनका नॉर्मली जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है बहुत कम होता है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड है, अल्कोहल हमारे हाथ में लगता है और उड़ जाता है। तो जो हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं वो उस समय हमारे कीटाणुओं को मार रहा है जो हमारे हाथ में आ गए। लेकिन मोमेंट हम जब दूसरे जगहों पे टच करते हैं या किसी और व्यक्ति को टच करते हैं जिसको कोरोना वायरस था, वो फिर से आ जाएंगे। इसलिए जब भी आपने हैंड सैनिटाइज किए हैं, मत सोचिए कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए और कहीं पे भी हाथ लगाएं और फिर अपने मुंह में डालें या अपनी नाक में डालें या अपने आंखों में डालें। नहीं, जब भी आपने हैंड सैनिटाइजर किए हैं तो उसी वक्त के लिए। तब आपने जैसे खाना खाना है तो आपने अपने हाथों को वॉश किया और आपने खाना खा लिया। लेकिन मोमेंट आपने आसपास की चीजों को टच किया, वो फिर से आपके हाथ खराब हो जाते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश या फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइज करिए। एक बारी आपने दिन भर में कर लिया वो सफिशिएंट नहीं है। जितनी बारी आप चीजों को छूते चले जाते हैं या मरीजों से हाथ लगाते हैं या बार बार करते हैं, यदि मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम डॉक्टर हैं, जब भी एक मरीज के पास जाते हैं हम उससे पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, फिर इस मरीज को देखने के बाद फिर हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ही दूसरा मरीज देखते हैं। जी। डॉक्टर साहब, इनका दूसरा सवाल था कि इन्हें पहली डोज लग चुकी है, 30 मिनट तक इनको इंतजार करना है, तो इस बीच क्या वो कुछ खा सकते हैं, फ्रूट्स या कोई अन्य चीज? देखिए, आपकी पहली डोज लग चुकी है, 30 मिनट तक आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, यदि मैंने कहा कि आप बिल्कुल खाली पेट नहीं आए, आप कुछ खा पी कर ही आए। 30 मिनट इतना बड़ा टाइम नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम किसी को, वैसे तो ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप नहीं खा सकते, बट किसी को वोमिटिंग या किसी को कुछ होता हो तो वो शायद उस वक्त ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। यदि आप एहतियात बरत सकते हैं कि आप कुछ ना लें और बैठे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट किसी को बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है वो खा सकता है, इसमें ऐसी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। जी। महाराष्ट्र से अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ जी सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे पहली बार टीका दिया गया और मुझे कोई रिएक्शन आ गई है जी, तो दूसरी बार जब भी टीका देंगे मुझे तो वैसी ही रिएक्शन आएंगी या नहीं आएगी उसमें? जी, डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, इन्हें वैक्सीनेशन दिया गया, इन्होंने टीका लिया, इन पे कुछ रिएक्शन हुआ, वो ठीक हो जाते हैं, दूसरी बार क्या फिर वही रिएक्शन इन पे हो सकता है क्या? देखिए, रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल आपको बताना है अपने डॉक्टर को। जब भी आप लगाने जाएंगे तो वो देखने हमें कि कितना बड़ा रिएक्शन हुआ था। तो यदि बहुत तेज रिएक्शन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक, शायद उस वक्त फिर हम इनको इंजेक्शन ना भी लगाएं दूसरा, या कोई दूसरा वैक्सीनेशन सोचेंगे इनके बारे में। बट जिनको एक थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है तो हम उसको फिर कुछ एहतियात के तौर पे कुछ दवाई देंगे ताकि वो उसको समय रहते हुए हम उसको ठीक कर पाए। लेकिन यह रिएक्शन जिसको पहली बार हुआ है उसको जरूर बताना है, क्योंकि उसको हो सकता है।
इस बीच मकसूद हुसैन हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार। नमस्कार सर जी नमस्कार मकसूद साहब जी, क्या सवाल है आपका मकसूद जी? मेरा सवाल ये है सर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टीका लगवाने के बाद 30 मिनट तक वहाँ पर रहना पड़ेगा, तो चक्कर वगैरह जो आते हैं, तो 30 मिनट के बाद जब हम घर चले जाएंगे तो इस टीका लगने से भूख लग जी फोन शायद कट गया है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि 30 मिनट के भीतर इन्हें कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसके बाद ये घर चले जाते हैं, अगर उसके बाद इनको कोई रिएक्शन होता है तब ये क्या करें? देखिए, नॉर्मली 30 मिनट तक हम इसीलिए बिठा रहे हैं क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन रिलेटेड रिएक्शन होना होगा तो उस 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट फिर भी यदि आपको होता है तो इसका मतलब है कि वो सिवियरिटी में नहीं होगा, उतना सिवियर रिएक्शन कोई नहीं होगा, जो अभी तक आए भी नहीं कोई हमारे पास आंकड़े। बट फिर भी होगा तो आप जरूर जिस जगह पे आपको इंजेक्शन लगा है वहां के बताएं। हमारे लिए भी ये एक एक्सपेरिमेंटल है कि हम देखेंगे कि यदि किसी को ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं, क्या वो रिएक्शन इंजेक्शन से संबंधित है या आपकी किसी और बीमारी से संबंधित है, वो हमें बाद में ही पता लगेगा जब उसका निरीक्षण करेंगे। तो इसलिए आप जो भी कुछ हो, घर जाने के बाद भी यदि कुछ होता है तो आप बिल्कुल जहां पे आपका टीका हुआ है वहां आके बताइए और वो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे मेडिकल डॉक्टर्स ने पूरा इसका इंतजाम किया हुआ है, पूरा इसको सोच समझ के इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर आइए और फौरन अपनी चीजों को बताइए ताकि हम निश्चित कर पाए कि क्या ये इंजेक्शन की वजह से हुआ है या वैसे आपकी कोई और बीमारी थी जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम आई है। बाड़मेर से उमेद सिंह चौधरी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। उमेद सिंह जी, इस कार्यक्रम में स्वागत है, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर, आपको और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उमेद सिंह। सर मेरा सवाल ये था कि सर मेरे फादर की उम्र 60 साल है और उनको सर एलर्जी रहती है सर, बॉडी पे गर्मियों के दिनों में बहुत सारे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और कहीं बॉडी पे थोड़ा बहुत लग जाए तो उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो आम तरह से जल्दी रुकती नहीं है सर, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुन लिया होगा, क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं? देखिए, मैंने शुरू के प्रोग्राम में भी बोला था 60 इयर्स एंड अबव को हम वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जिनको भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या जिनको एलर्जिक रिएक्शन है वो उस समय वहां पे डॉक्टर को जरूर बताएं और उसी के आधार पर आपका निर्णय लिया जाएगा कि कितनी आपका ब्लीडिंग है या क्या कारण है उस ब्लीडिंग का और कितना ग्रेड का आपका ब्लीडिंग है और दूसरा कि कितना बड़ा रिएक्शन आपको हुआ है या हो जाता है, उसके आधार पर ही ये निर्णय होगा। तो आप जब आपका भी नंबर आए आपके पिताजी का, वहां वैक्सीनेशन बूथ में जरूर जाएं और वहीं पे वो निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कोई लाभार्थी वैक्सीनेशन की पहली डोज एक सेंटर से लेता है, उसके बाद वो किसी वजह से वो स्थान छोड़ देता है और जब उसकी सेकंड डोज का नंबर आता है तो वो क्या किसी दूसरे और सेंटर से वो डोज ले सकता है? देखिए, यदि आप ऐसे मैं बताऊं तो बिल्कुल ले सकता है, कोई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि हो सकता है कि जिस बूथ में वहां पे जाएं, क्योंकि जो अभी सरकारी तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है तो हर जगह पर आपके पास पूरे आंकड़े हैं कि इस वैक्सीनेशन को यहाँ लगाया गया है और इस वैक्सीनेशन का दोबारा डोज भी वहीं आपके पास वहीं होगी शायद। तो इस बात का निर्णय उसी समय होगा, आपको पहले बताना होगा और आपको अपने जहां पर वैक्सीनेशन बूथ है वहीं से ये जानकारी लेनी होगी। मैं इस बात को यहाँ इस पर टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा। जी डॉक्टर, अगला सवाल बहुत ही मामूली सा सवाल है लेकिन ये बहुत ही अहम सवाल है। क्या कोविड का टीका लगने के बाद हमें सभी एहतियात वैसे ही लेने पड़ेंगे या नहीं? देखिए, ये आपने कहा मामूली सा नहीं जी, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जी, जो सबके मन में आता है। और ये एक बात हम सब समझ लें कि कोविड टीका लगाने के बाद जी वो भी आपको जो इम्यूनिटी आती है वो भी आफ्टर 14 डेज के बाद सेकेंड डोज लगने के बाद आती है। पहले आपको पहली डोज लगेगी, उसके बाद 28 डेज के बाद दूसरी डोज लगेगी, उसके 14 दिन के बाद देखा गया है कि किसी आदमी इम्यूनिटी आती है और वो भी देखा गया कि 60 से
70% लोगों को आएगी जी। तो ये हमें मालूम नहीं कि कौन वो 70% लोग होंगे। तो हमें जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती पूरी कंट्री के अंदर, तब तक हमें ऐसे ही एहतियात बरतने जैसे अभी हम कर रहे हैं, जो कि मास्क पहनना, जो कि मुंह और नाक को कवर करे, हमारी डिस्टेंस मेंटेन करना, जो कि हम कहते हैं 6 फीट, 3 फीट तो कम से कम होना चाहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाए रखना और अपने हाथों को बार बार धोना। ये तो हमें अपने साथ गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती तब तक हमने इन चीजों का साथ साथ ध्यान रखना ही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रदीप गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या सवाल है प्रदीप जी? जी सर, मेरा 2 सवाल है सर, छोटा सा। सर, जैसे कि ये कोरोना वायरस जैसे हाथ या शरीर में जैसे आ भी जाता है, तो सर क्या ये छोटे कीड़ों की तरह चलने का एहसास होता है? और दूसरा सवाल है सर, जैसे बच्चे लोग को वैक्सीन कब दी जाएगी, क्योंकि बच्चे लोग को भी आ जाती है, चाहिए घूमने फिरने के लिए। ये मेरा सवाल था सर। जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं, वायरस अगर इनके हाथ में आ जाता है तो क्या ये चलता फिरता रहता है वायरस हाथों में, या वैसे शरीर में जाता है? और दूसरा सवाल, बच्चों को वैक्सीन कब तक दी जाएगी? देखिए, जब हमारे हाथों में ये वायरस आ जाता है, चलता फिरता इस तरीके से जाता है कि ये हमारे हाथों से, जब मैंने हाथ कहीं भी टच करूंगा वहां पे ये पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। जैसे कीड़ों के पांव होते हैं उस तरीके के पांव तो नहीं है जी, लेकिन ये उससे ज्यादा खतरनाक है जी। वो, क्योंकि एक से दूसरी जगह ये कीड़ा एक होगा, ये इतने सारे वायरस आपके हाथों में होंगे, क्योंकि बहुत छोटे हैं जो हमें नजर ही नहीं आ रहे। कीड़ा आपको नजर आ जाता है, आपके पास एक कीड़ा था उसको फेंक देते हैं जी। और दुर्भाग्यवश ये इतने छोटे कीड़े हैं कि आपको तो आंखों से नजर ही नहीं आने। पता नहीं कितने हजारों में ये आपके हाथों पे ये कीड़े लगे होंगे जी। और ये आप जहां पे भी हाथ रखते जाएंगे, यदि उस हाथ में वो कीड़े हैं तो उस जगहों पर सब जगह पे फैलते चले जाएंगे। और जो भी कोई उन हाथों के द्वारा वो हाथ वहां पर लगाएंगे, उनके द्वारा और फैलते चले जाएंगे और हमारे शरीर के अंदर, हमारे नाक के थ्रू, जब हाथ हमारे नाक में जाएंगे, मुंह में जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे या हवा में उड़ जाएंगे और हवा से उड़ के फिर हमारे शरीर में आ जाएंगे। डॉक्टर, संक्षेप में हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि कल विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश जी, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के साइंटिस्ट ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने ये अपने देश में एक वैक्सीनेशन बनाया है। दूसरा, हर व्यक्ति को जब भी उसको उसका सरकार की तरफ से एक SMS आएगा आपको वैक्सीन लगाने का, फौरन जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, किसी भ्रम में मत आइए। सिर्फ या तो जो आपका निजी डॉक्टर जो कहता है या सरकार की तरफ से जो आपके पास सूत्रों से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, उसी पर ही नजर रखिए। दूसरी चीजों को मत सुनिए, किसी की बातों में मत आइए कि ये वैक्सीनेशन खराब है, ये वैक्सीन में कुछ हो सकता है। ये हमारे लिए प्राइड की बात है और ये हमारे साइंटिस्ट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सब मिलकर इस कोविड-19 को इन वैक्सीनेशन के द्वारा हराएंगे। लेकिन एक चीज का फिर भी ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी कहा, इसके साथ साथ हाथों को हम बार बार धोइए, मास्क पहने रखिए और क्राउडेड प्लेस में मत जाएं और 3 से 6 फुट की दूरी बनाए रखें। इतना रखेंगे तो हम 2021 में कोरोना जैसी बीमारी को हमारे देश से और पूरे विश्व से हटा देंगे। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हम पूरे देश से और विश्व से इस कोरोना वायरस को हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, धन्यवाद। सबको शुभ यात्री जी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@
newsonair@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।